और आज हम स्टडी करेंगे लेसन 5 पादप जल प्रबंधन। पादप जल प्रबंधन या पादप जल संबंध के बारे में। ओके गाइस, आज हम स्टडी कर रहे हैं पादप जल संबंध के मैटर में। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना अति आवश्यक है कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उन सभी के लिए जल एक प्रमुख घटक है। तो मैं पॉइंट बाय यहां पर राइट करते हुए चलूंगा कि सभी जीवित कोशिकाओं के लिए, सभी जीवित कोशिकाओं के लिए जल प्रमुख घटक है। जल प्रमुख या महत्वपूर्ण घटक है। ओके गाइस, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया? पादप जल प्रबंधन में हमें क्या ध्यान रखना है कि सभी जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें जल जो है एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, अब इस कोशिका में जो भी क्रियाएं होंगी या कोशिकाओं में जो भी क्रियाएं होंगी, ठीक है, उनके लिए जल जो है ये अनुकूल माध्यम प्रोवाइड करवाता है। अनुकूल माध्यम प्रोवाइड करवाता है, अनुकूल माध्यम प्रदान करता है। ओके गाइस, हमने क्या कहा है? पहला पॉइंट कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उन सब के लिए एक जो जल है वो प्रमुख घटक है। दूसरी बात हमने क्या की कि जितनी भी कोशिकाएं हैं या कोशिकाओं में जो भी क्रियाएं होंगी वो जल के द्वारा ही, जो जल है वो उनको अनुकूल माध्यम प्रदान करता है। तीसरी बात हम यहां पर करेंगे कि ये जो कोशिका है, इन कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती हैं, यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो क्रियाएं होंगी वो कोशिका में उपस्थित जीव द्रव के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? जीव द्रव्य के द्वारा होती हैं। तो 3 पॉइंट आपके यहां पर कंप्लीट हो गए। पहला पॉइंट तो ये कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनके लिए जल प्रमुख घटक है। दूसरी बात, कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए, उन क्रियाओं के लिए जो जल है वो उनको अनुकूल माध्यम प्रदान करवाता है। तीसरी बात हमने क्या कही कि कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती हैं वो उन कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव के द्वारा होती हैं। अब ये जो जीव द्रव है किन में उपस्थित है? कोशिकाओं में। क्या उपस्थित है? जीव द्रव। अब ये जो जीव द्रव कोशिकाओं में उपस्थित है ये किन्हीं कारणों से प्रभावित हो जाता है, जैसे भौतिक क्रियाओं के द्वारा प्रभावित होना, भौतिक क्रियाओं के द्वारा, और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इस जीव द्रव का प्रभावित होना, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि कौन कौन सी कारण हैं या कौन कौन सी क्रियाएं हैं, यानी भौतिक और रासायनिक, जिनके द्वारा कोशिकाओं में उपस्थित जो जीव द्रव है वो प्रभावित होता है और उसके प्रभाव से क्या इफेक्ट होते हैं उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहली जीव द्रव को प्रभावित करने वाली क्रिया है विसरण। कौन सी है? विसरण। तो ध्यान देना, विसरण, विसरण इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, डिफ्यूजन जो है ना, हमें ज्ञात होना चाहिए कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थों में उसके अणु होंगे, ठीक है, और उन अणुओं के बीच में गति होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि विसरण के दौरान क्या होता है। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से हम बता सकते हैं कि विसरण एक प्रक्रिया जो है वो क्या है। तो देखिए, पदार्थ के
अणु, मैंने भी कहा था कि जो पदार्थ होगा वो अणुओं से निर्मित होगा, ठीक है। पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से, पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। गमन विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो गाइस समझ में आया आपको कुछ कि विसरण क्या होगा? कि पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होगा वो विसरण कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां पर आपको बता देता हूं कि पदार्थों के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन तो विसरण कहला रहा है, ठीक है। अब विसरण के द्वारा, यानी कि विसरण के दौरान या विसरण के द्वारा, विसरण के द्वारा गमन हो रहा है, तो विसरण के द्वारा वृद्धि होती है। वृद्धि किसमें होगी? जीव द्रव में जो पदार्थ भरे हुए हैं, जो पदार्थ जा रहे हैं, तो जीव द्रव में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? जीव द्रव में वृद्धि होती है, यानी कि उसके अंदर जल भी जाएगा तो जीव द्रव का आकार और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि विसरण के द्वारा जीव द्रव में वृद्धि होती है। अब इसको राइट कर लीजिए कि पदार्थों के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब देखिए अगले पॉइंट की हम यहां पर बात करते हैं। विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है। अगला पॉइंट है, यह क्रिया जब तक होती है, यह क्रिया जब तक होती रहेगी, होती रहेगी कि जब तक दोनों ओर की सांद्रता समान ना हो जाए, यानी कि विसरण की क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों स्थानों की जो सांद्रता है वो एकदम बराबर हो जाए। दोनों तरफ की जो सांद्रता है, यानी कि हमने इसकी परिभाषा में क्या देखा है कि पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि दोनों स्थान, यानी कि पहले जो उच्च सांद्रता है वो निम्न सांद्रता की ओर जाएगी और ये तब तक चलती रहेगी कि जब दोनों स्थानों की सांद्रता क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो वो क्या कहलाएगी? विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। अगला पॉइंट हम यहां पर देखते हैं, जो गैसें हैं। देखो क्वेश्चन यहां बन जाता है कि विसरण की जो क्रिया है किन के अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो गाइस ध्यान रखना, जो गैसों का विसरण जो है, गैसों का विसरण द्रव्य ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में ज्यादा होता है। यहां पर एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि विसरण की दर किस में ज्यादा होती है? तो विसरण की दर गैसों के अंदर ज्यादा होती है। हमने क्या लिख दिया कि गैसों का विसरण द्रव्य ठोस की तुलना में ज्यादा होता है, यानी कि गैसों के अंदर विसरण की जो प्रक्रिया होती है, विसरण की जो क्रिया होती है द्रव्य ठोस की तुलना में ज्यादा या तीव्र होती है या तेजी से होती है। ओके गाइस, तेजी से होती है। आप साथ में राइट करते हुए चले जिससे आपको कोई समस्या नहीं आए, तो राइट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, हमने क्या कहा कि गैसों का विसरण जो है द्रव्य ठोस की तुलना में ज्यादा होता है। तो विसरण आपको समझ में आ गया। विसरण क्या है? रिपीट कर देता हूं कि पदार्थों के जो अणु हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेंगे, वो विसरण कहलाएगा। अगली बात हमने क्या की थी कि विसरण की क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों स्थानों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। तीसरी बात, जो गैसें हैं उसमें विसरण की दर या विसरण की प्रक्रिया ज्यादा होती है द्रव्य ठोस की तुलना में। तो हमने विसरण में ये चीजें भी पढ़ी हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना है वो विसरण कहला रहा है, और विसरण के दौरान जीव द्रव में वृद्धि होती है। तो ये जो वृद्धि हुई है, यानी कि विसरण प्रक्रिया जो है
किन कारणों से प्रभावित होती है, इनकी विसरण की दर को या विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगला टॉपिक है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। ओके गाइस, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं कि जिनके द्वारा विसरण की दर प्रभावित होती है। तो सबसे पहला कारक है ए तापमान। तो गाइस, मुख्य कारण यही है विसरण की दर को प्रभावित करने का, क्योंकि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे विसरित जो अणु है उनका आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखना कि विसरण की दर किस तरीके से इफेक्ट करती है विसरण को। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखते हैं हम कि तापमान बढ़ने से, क्या बढ़ने से, तापमान बढ़ने से पदार्थ के अणुओं में क्या बढ़ेगी। देखिए कोई पदार्थ है, यहां पर देख लीजिए आप, हम यहां पर कोई एक नली लेते हैं और इसके अंदर हमने एक विलयन भरा है और ये आगे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, अगर अब इसको हम गर्म करते हैं तो इन अणुओं के बीच में जो एक ऊर्जा कार्य कर रही है, कौन सी, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है, गतिज ऊर्जा। अब जैसे ही इनको हम गर्म करेंगे तो पदार्थ के अणु भी गर्म होंगे, तो उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारा विसरण की दर भी बढ़ती है। तो देखिए गाइस, हमने क्या लिखा है कि तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे विसरण की दर भी बढ़ती है। तो राइट करते हुए चले आप कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है तापमान। अगर हम किसी पदार्थ के अणु को तापमान देते हैं या गर्म करते हैं तो पदार्थ के अणुओं के अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण विसरण की दर बढ़ने लगती है। अर्थात जो विसरण की दर है, विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है। तो गाइस क्वेश्चन बना दिया जाता है कि विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है। कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक तापमान में पहला हम पढ़ रहे हैं तापमान, और तापमान से क्या हो रहा है कि तापमान जैसे हम बढ़ाते हैं तो पदार्थ के अणुओं के अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से विसरण की दर बढ़ने लगती है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि विसरण की दर जो है तापमान के समानुपाती होती है, यानी कि विसरण की दर समानुपाती तापमान। तो हम कैसे लिखेंगे, विसरण दर और समानुपाती तापमान। तो गाइस क्लियर हो गया होगा, तो राइट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे घनत्व की, कि घनत्व जो है वो विसरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगला टॉपिक आपका है घनत्व। हमने सुना है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन। तो घनत्व के बारे में हम बात करने वाले हैं कि विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गाइस देखना, विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थ के वर्गमूल के
व्युत्क्रमानुपाती होती है। साथ में राइट करते हो, चलिए हमने क्या लिखा है कि विसरण की दर जो है विसरित होने वाले पदार्थ के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सॉरी, पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि अर्थात जैसे ही अणुओं का आकार बढ़ेगा, ठीक है, तो विसरण की दर घट जाएगी। लेकिन तापमान में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम पदार्थ के अणु को तापमान दे रहे थे तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से विसरण की दर भी बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। घनत्व में देखिए कि विसरण की दर विसरित होने वाले, यानी कि जो पदार्थ विसरित हो रहे हैं उनका जो घनत्व है वो उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन? घनत्व। किसके? विसरित होने वाले पदार्थों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है घनत्व। अर्थात जिस प्रकार पदार्थ के अणुओं का आकार बढ़ेगा तो विसरण की दर घटेगी। तो यहां लिखेंगे अर्थात, आप साथ में इसको राइट करते हुए चलें, अर्थात अणुओं का आकार बढ़ने से विसरण की दर में कमी आती है। ओके गाइस, हमने क्या लिखा कि अणुओं का आकार जैसे ही बढ़ेगा तो विसरण की दर कम हो जाती है। तो घनत्व जो है वो विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूछा जाए जो घनत्व है, किसका घनत्व? विसरित होने वाले पदार्थ का जो घनत्व है वो वर्गमूल व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे पदार्थ के अणुओं का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे विसरण की दर कम होने लगेगी। हम समझते हैं ये नली है, इसमें विसरित पदार्थ हैं, ठीक है। अभी मैंने जगह जगह इनको बनाया है। अब इन पदार्थों का आकार बढ़ने लगेगा। ऐसे देखिए ये इनका आकार बढ़ रहा है तो विसरण की दर कम हो जाएगी। देखो एक तो खुले में हम चले, हाईवे पे चल रहे हैं हम, भीड़ भड़ाका नहीं है, और एक ट्रैफिक लग जाए तो ट्रैफिक के अंदर टोल टैक्स पे आपने देखा होगा गाड़ियां धीरे धीरे चलती हैं। मतलब गाड़ियों की संख्या जैसे ज्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, और गाड़ियों की संख्या कम होगी तो स्पीड उसी वे में चलती रहेगी। तो हमने क्या कहा कि जिस प्रकार पदार्थ के अणुओं का आकार बढ़ता है उसी प्रकार विसरण की दर धीमी हो जाती है। राइट कर लीजिएगा इस, और इसको हम सूत्र के द्वारा लिखेंगे, धीमी हो जाती है, यानी कि अणुओं का आकार बढ़ा तो विसरण की दर कम हो गई। अर्थात विसरण दर क्या होगी? घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी? घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये अपन फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे कि विसरण की जो दर है विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व जो है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दूसरा अपना पॉइंट क्या हो गया? विसरण की दर को प्रभावित करने वाला घनत्व है। तीसरी बात हम करेंगे गाइस, अब साथ साथ में इनको राइट भी करते हुए चलें ताकि आपको समस्या नहीं आए। तीसरा टॉपिक अपना है विसरण दाब प्रवणता। क्या है? विसरण, तीसरा पॉइंट है विसरण दाब प्रवणता। ओके गाइस, यानी कि विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा कारक है विसरण दाब प्रवणता। गाइस देखिए, जो पदार्थ विसरित हो रहे थे, ठीक है, उनके द्वारा एक दाब उत्पन्न किया जाता है, वो विसरण दाब कहलाता है। ठीक, तो पहले हम समझ लेते हैं कि विसरण दाब क्या है। तो लिखिए इसके अंदर कि विसरण क्रिया में पदार्थ के अणुओं की गति के कारण, देखिएगा इस विसरण क्रिया में
क्रिया में पदार्थ विसरण क्रिया में पदार्थों के जो अणु हैं, किसके अणु होंगे? पदार्थों के जो अणु हैं, पदार्थों के अणुओं की, और पदार्थों में क्या होगी? जो अणु है उनके अंदर गति होगी। तो पदार्थ हमने क्या लिखा है कि विसरण क्रिया में पदार्थों के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न दाब, गति के कारण उत्पन्न दाब क्या कहलाएगा? विसरण दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पन्न दाब को विसरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पन्न दाब को विसरण दाब कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पढ़ क्या रहे हैं हम? विसरण की क्रिया। और विसरण की क्रिया में क्या होगा कि पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे। तो देखिए, विसरण की क्रिया में, जब विसरण की क्रिया होती है ना, उस क्रिया में जो पदार्थों के अणु हैं उनके अंदर गति उत्पन्न होगी, और उस गति के कारण एक दाब उत्पन्न होगा, और वही दाब क्या कहलाएगा? विसरण दाब कहलाएगा। तो गाइस समझ में आ गया कि विसरण क्रिया में पदार्थों के अणुओं के अंदर जो गति होती है, उस गति के कारण एक दाब उत्पन्न होता है, और वो दाब ही क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है। और यह जो दाब है, यह दाब उच्च सांद्रता से, यह दाब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ये भी क्लियर हो गया? तो गाइस राइट कर लीजिए इसे कि विसरण दाब जो है किधर होगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। या हम इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? अतः देखिए, विसरण की क्रिया हो रही है, ठीक है? विसरण की क्रिया कैसे होगी? जो विसरित पदार्थ यानी कि उनके जो अणु है ना, वो अधिक विसरण दाब क्षेत्र से निम्न विसरण दाब की क्षेत्र की ओर गति करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? अतः अधिक, यानी कि पदार्थ के अणु अधिक विसरण दाब क्षेत्र से, अधिक विसरण दाब क्षेत्र से, अधिक विसरण दाब क्षेत्र से निम्न विसरण दाब क्षेत्र की ओर और गमन करेंगे। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा? नोट कर लीजिए कि हम क्या लिख सकते हैं कि जो पदार्थ के अणु है ना, वो अधिक विसरण दाब क्षेत्र से निम्न विसरण दाब क्षेत्र की ओर गति करेंगे। तो अभी हमने क्या डिस्कशन करा है कि विसरण की जो क्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने तापमान पढ़ा। तो तापमान में हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे पदार्थ के अणुओं को हम तापमान देते हैं तो उनके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से अपने विसरण की दर भी बढ़ने लगती है। जबकि दूसरा हमने घनत्व पढ़ा था। घनत्व में क्या हो रहा था कि विसरण की दर के दौरान जो विसरित पदार्थ हैं उनके अणुओं का जो घनत्व है वो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है विसरण दर के। और तीसरी हमने क्या पढ़ा है कि विसरण दाब प्रवणता, यानी कि विसरित जो पदार्थ हैं उनके अणुओं के द्वारा जैसे गति हो रही है उस गति के दौरान एक दाब लगाया जाता है, और वो दाब ही विसरण दाब कहलाता है। और विसरण दाब जो है ना, उच्च विसरित दाब से निम्न विसरण दाब की ओर गति करते हैं उसमें अणु। अगली बात हम यहाँ पर टॉपिक क्लियर कर लेते हैं कि विसरण का महत्व क्या है, कि विसरण प्रक्रिया का महत्व क्या है, या कि पौधों में विसरण का महत्व क्या है। तो टॉपिक है पौधों में विसरण का महत्व है। ओके गाइस, कि पौधों में विसरण का क्या महत्व है। तो पौधों में विसरण का महत्व हम देखने वाले हैं। तो पहला महत्व है कि जो वायुमंडल व पौधों के मध्य, पहला है वायुमंडल
व पौधों के मध्य ऑक्सीजन व CO2 गैसों का आदान प्रदान करना। क्लियर हो गया कि पहला पौधों में विसरण का महत्व क्या, पहला क्या है कि वायुमंडल व पौधों के मध्य CO2 व O2 जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान करना। सेकंड, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विसरण पर ही आधारित होती है, विसरण पर ही आधारित होती है। तो विसरण का पौधों में महत्व दूसरा देख लीजिए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होगी वो विसरण दर पर ही आधारित होती है। तीसरा, पौधे जो हैं उन पौधों में हार्मोनों का जो वितरण होता है, पौधों में हार्मोनों का वितरण भी विसरण के द्वारा ही होता है, विसरण के द्वारा ही होता है। तो गाइस क्लियर हो गया कि पौधों में विसरण का क्या महत्व है। अगर वायुमंडल और पौधों के मध्य जो कम्युनिकेशन बैठता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उन गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा ही होता है। दूसरा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो विसरण पर ही आधारित होती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि पौधों में जो भी हार्मोन्स है उनका अगर वितरण होना है वो भी विसरण के द्वारा ही होता है। तो गाइस आज हमने विसरण को पढ़ा है, विसरण कंप्लीट हो गया है।